So that shift needs to happen. I think that will All right, hi everyone. Good evening. Great. So, कौन आ गया है? We have around 20-30 students. Yeah, hi, good evening, Aman. पहले तो क्या 30-40 स्टूडेंट्स रहते थे, अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते जा रहे हैं. कवर अप में भी बैकलॉग हो रहा है क्या? बैकलॉग सेक्शन. चलो ठीक है. सो आई गेस आप लोगों को टारगेट क्लियर था आज का. You guys had to watch video lecture 6 and video lecture 7, and these were primarily KTG. Good. So आप लोगों ने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस देखी होंगी यहाँ पर? Let me take a quick note. Alright, so lecture 6 and lecture 7 ये कभी हुआ होगा? Periodic properties का है. इसके पहले हुआ होगा 10th November. नहीं, this is in fact lecture 11th. 5th November, this was more of a recap before the MT. This is 9th, 8th, 7th. Yes, this would have been the 6th lecture. All right. हाँ. क्या कह रहे हो हर्ष? लेक्चर 5 में क्या देखना तुमको? बताओ इसमें. लास्ट क्वेश्चन ये वाला. हाँ, मैं आप लोगों को रुको एक बार अनम्यूट पे से हटा देता हूँ, फोर्स म्यूट से इनफैक्ट, ताकि हाँ बोलो हर्ष. हेलो सर. सर हम लोग इस फ्रैक्शन को डेसिमल में
कन्वर्ट नहीं कर सकते, फिर आंसर लिखेंगे तो दूसरा आएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? लाइक ये वैल्यू 2 है, ये 1 पॉइंट समथिंग, ये 1 पॉइंट समथिंग, ये 1 पॉइंट समथिंग, तो यही आंसर रहेगा ना। सर लेकिन उसमें मेरे को लेसर स्टेप्स का मतलब समझ में नहीं आया। तो ये यही तो यहाँ पे अपन ने रिजल्ट डिस्कस किया था ना। तो इस रिजल्ट में लाइक यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि इनिशियल फ्रैक्शन कुछ आपको गिवन है, इनिशियल कॉम्पोजिशन, ठीक है। यस आपको फाइनल कुछ कॉम्पोजिशन चाहिए, और उनके बीच का रिलेशनशिप इज रिलेटेड टू द रेशियो ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट, यस सर। right? So if the ratio of molecular weight is better, then number of steps that would be required, ठीक है, अगर ये वैल्यू लार्जर वैल्यू है तो इसकी कम पावर में भी आपका ये कॉम्पोजिशन अचीव हो जाएगा ना। यस सर। Right. सर तो उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं नहीं, मतलब व्हाई डू यू नीड टू डू एक्स्ट्रा मेहनत? आपको जब रेशियो दिख ही रहा है कि बेटर इस केस में आ रहा है, तो आप उससे आंसर कर दो बस। ओके सर। All right. So then अब हम नहीं नहीं, इस पहले इस लेक्चर के टारगेट के ऊपर फोकस करते हैं ना। आपका इस लेक्चर का टारगेट था अभी ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को देखना, केटीजी। तो पहले इसको प्रायोरिटी पे लेते हैं। इसमें आप लोगों के डाउट्स जो होंगे वो पहले डिस्कस करके विल देन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तब आपके अगर कुछ और डाउट्स बचे तो आप पूछ लेना, आई डोंट माइंड। अगर आपने आगे का पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, राइट। बट पहले ऑन प्रायोरिटी आई विल बी गोइंग थ्रू द टारगेट दैट वाज डिसाइडेड। सो वीडियो लेक्चर 6 आप लोगों ने देखा होगा, उसमें भी did continue with some part of Graham's law. इसमें we spoke about the composition of a mixture of gas can also be determined using Graham's law, right? And उसमें मैंने आपको एक तरीका बताया था, पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमको इसको देखना चाहिए, right? And then we had spoken about किस तरीके से कैलकुलेशन रहेगा। तो इसमें when we talk about this mixture as a whole, इसका डेटा दिया हुआ है with respect to O2। तो ये जो मिक्सचर का रेट ऑफ डिफ्यूजन है, इट विल बी सम ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, राइट। एंड वी राइट दोज इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का रेट प्रोपोर्शनल टू देयर पार्शियल प्रेशर बाय मॉलिक्यूलर वेट का स्क्वायर रूट। एंड ये जो पार्शियल प्रेशर है उसको निकालने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यू हैव टू लुक एट द रिएक्शन एंड राइट डाउन दैट पार्शियल प्रेशर एज मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। एंड ये जो टोटल प्रेशर है मिक्सचर का, ये O2 के बराबर है, right? Since this is equal to the O2 का total pressure, that is what then cancels out when we substitute these values, and उससे फिर आपका ये x calculate होता था। सर हाँ, सर x की वैल्यू नेगेटिव आएगी? नेगेटिव, यस सर, कैलकुलेट किया तो नेगेटिव आ रही है। देखो पक्के से। बाकी किसी ने कैलकुलेट करा x का वैल्यू? नेगेटिव नहीं आएगा, आप देखो इसको कैलकुलेट करो।
ओके सर, तो कुछ मिस्टेक कर दिया होगा फिर। हो सकता है। All right. Then after understanding about this सर application, हाँ बोलो हर्ष। सर जो इसमें वो मिक्सचर का जो रेट था हम्म, सर, उसमें O2 का रेट क्यों नहीं ऐड हुआ? क्योंकि N2 जो N2O4 डिफ्यूज हो रहा है वो कुछ NO2 और O2 दोनों देगा ना? नहीं, N2O4 is giving just NO2 only. ये रिएक्शन तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना आपको, that N2O4 is dissociating into NO2. ओके सर, मेरे को लगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आफ्टर गोइंग थ्रू दिस एप्लीकेशन हम लोग ग्राम्स लॉ एंड उसके रिलेटेड क्वेश्चंस की काफी प्रैक्टिस कर चुके थे, तो वी मूव्ड ऑन टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ यूडियोमेट्री which was mole concept plus gaseous state, right? तो इसमें आप लोगों ने जब ये वीडियो लेक्चर देखा होगा तो यू वुड हैव अंडरस्टूड दैट इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मोल कंसेप्ट का नॉलेज होना कंपलसरी है। मोल कंसेप्ट का अगर नॉलेज आता है अच्छे से तो फिर ये पार्ट आसान हो जाता है, बट अगर आपको मोल कंसेप्ट में दिक्कत आती है तो फिर ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर इट वाज ऑल अबाउट एनालाइजिंग द हाँ लाइक स्टोइशियोमेट्री ओनली। तो यहाँ पर एनालाइजिंग द रिएक्शन बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ gases. The data that was provided when you would have seen the questions of this was primarily in terms of the volume of gases, right? तो जब हम लोग मोल कंसेप्ट चैप्टर में रिएक्शंस का एनालिसिस करना सीखे थे तब आपने कोएफिशिएंट्स के टर्म्स में मोल्स का एनालिसिस किया था, राइट? एंड अगर प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो दिस वॉल्यूम कैन बी आल्सो related to moles and you could have done the analysis in terms of volume as well, but only for gaseous species, क्योंकि ये जो वॉल्यूम और मोल्स की प्रोपोर्शनैलिटी है गैसेस के लिए ही होल्ड करती है, राइट? एंड इसमें फिर आपने नोटिस किया होगा कि जनरल एक पैटर्न कैसा रहता है क्वेश्चन का, दैट एक मिक्सचर है उसको किसी अब्जॉर्बर के थ्रू पास करते हैं और उसमें से कुछ फाइनल वॉल्यूम निकलता है, तो जितना कॉन्ट्रैक्शन होता है वॉल्यूम में उससे हमें कंपोनेंट्स के वॉल्यूम का आइडिया लगता है, and a knowledge of which gas gets absorbed by which kind of solution is also required while solving questions. Also while solving the questions इसमें N2 का combustion नहीं लेना होता है unless and until question specified it. H2O जो form होता है combustion reaction में उसको liquid state में ही रहना होता है because the volume measurements are done at room temperature pressure conditions, and जो भी liquid and solid रहते हैं उनका volume will neglect with respect to gases. इन assumptions के ऊपर बेस्ड आपने इनके क्वेश्चंस देखे होंगे, राइट? सो आपको यूडियोमेट्री का ये क्वेश्चन समझ में आया था? Hello. हाँ बोलो हमें। Yes, sir. I have a doubt here. Means like CH4 and 2O2 are in a same vessel only, na? So the volume must be same, na? Right. So you are absolutely right that way, that it creates kind of a confusion because when we talked about gases, that volume of the vessel was the volume of the gas only. Yes. Absolutely right. But अब आप यहाँ पे मान के चलो कि the problem that is here is यहाँ पर constant temperature pressure conditions में observation हो रही है, तो you can think of it कि यहाँ पर एक piston है, ठीक है, which can move up or down freely. तो ये कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन हो गया, राइट? अब यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो मोल्स के प्रोपोर्शनल है। सो यू आर टेक्निकली राइट सेइंग दैट वॉल्यूम ऑफ द वेसल विल बी द वॉल्यूम ऑफ गैसेस, बट व्हाट वी आर सेइंग कि जो टोटल वॉल्यूम है उसको हम लोग मोल्स के ही प्रोपोर्शन में डिवाइड करके
इंडिविजुअल स्पीशीज का वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Okay, sir. Okay. Now this is something which is an approach that is consistently used while solving problems. तो इसमें ऐसा कोई problem नहीं आएगा even if you take the entire volume to be in the proportion. हाँ, it's like considering something like partial volume, but वैसा कुछ define होता नहीं है. There is nothing like that as a standard term, but yeah, you can think of it in that manner. राइट अगर जैसे मान लो ये कांस्टेंट वॉल्यूम वेसल होता तो आप पार्शियल प्रेशर के टर्म में एनालिसिस कर सकते थे गैसेस का, जो आप मोल्स के टर्म्स में करते हो. एक आध क्वेश्चन आपको मिलेगा भी सही इन द बुकलेट जहां पर यू माइट बी एबल टू डू द एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर. ठीक है, ऑलराइट. ये वाला पार्ट समझ में आया? किसी को इसमें कोई डाउट है? नहीं क्वेश्चन यू वुड वांट टू आस्क एंड अंडरस्टैंड? सर हाँ बोलो. तो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे. हाँ सर, ये जो आपने O2 गैस दिया है सर, यहाँ पे अपने अल्कलाइन जो प्राइम गोल लिखा है उसमें लास्ट में L है या फिर N है? पायरोगलोल, LAL. ओके सर, ओके. एंड सर ऑयल ऑफ व्हाट इज दैट? सिनेमन. ओके सर. ऑलराइट. ये वाला क्वेश्चन ये समझा था आप लोगों को? यस सर. Yes, sir. मैं वेरिएबल को बैलेंस करना आपको अभी तक नहीं आया? सर हमें मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था. हाँ नहीं, किसी ने, आतिफ ने डाउट पूछा है. देखो यहाँ पर बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना वेरिएबल के टर्म्स में आपको आना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल let's say if I ask you to write a balanced equation CXHYOZ, ठीक है, मान लो ये कोई कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, एंड इसका कंबशन मुझे करना है जिससे CO2 और H2O प्रोड्यूस होगा. तो इसकी बैलेंसिंग कैसे करेंगे हम? आप सबसे पहले कार्बन एटम्स को बैलेंस करने की कोशिश करो. यहाँ पर X कार्बन एटम्स है तो आप यहाँ पर X कोएफिशिएंट डाल दो तो कार्बन एटम बैलेंस हो गए. देन आप हाइड्रोजन एटम पर आओ. यहाँ पर हाइड्रोजन एटम कितने हैं? Y. तो यहाँ राइट हैंड साइड पर भी Y हाइड्रोजन एटम होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे Y/2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि Y हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे. नाउ अब बचा ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कोएफिशिएंट लगाना पड़ेगा जिससे ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाए. अब वो कोएफिशिएंट क्या होगा वो हम कैसे कंप्यूट करेंगे? जस्ट बैलेंस कर दो ऑक्सीजन को दोनों साइड पर. यहाँ पर ऑक्सीजन Z है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2A है लेफ्ट हैंड साइड पर. दिस शुड बी इक्वल टू द ऑक्सीजन ऑन द राइट हैंड साइड व्हिच इज 2 times X प्लस Y/2 into 1 बेसिकली. तो इससे आपको ये समझ में आएगा कितना हो जाएगा? X plus Y/4 minus Z/2. तो ये आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो यू विल गेट द बैलेंस्ड इक्वेशन. तो ये आपके लिए हो जाएगा, दिस विल बी X plus Y/4 minus Z/2. इस तरीके से यू डू दिस बैलेंसिंग. ठीक है. तो यहाँ पर जब कंबशन इक्वेशन लिखना था तो ये हम लोगों ने कैसे लिखा? CXHY और फिर ये O2 गिविंग CO2 plus H2O and then we went in a step by step manner to balance it up, right? अच्छा, बैलेंस करने के बाद वाला पार्ट वो आपको समझ में आया जो ये एनालिसिस किया था? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. यस सर. सो इसके जैसे ही और क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको ये एनालिसिस करने पर लाइक यू आर नाउ रेडी
to use the data of the question to form equations and solve the variables, right? तो ये typical approach रहेगा इनके questions में, यूडियोमेट्री के questions में, that you write a balanced reaction, you do the analysis over it, and then you, if required, variable वगैरह भी लेना पड़े तो इस analysis में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, and then you use the data of the question to solve for those variables, right? All right. Then ये भी एक आध क्वेश्चन और कराया था इसमें to help you understand this concept, right? ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए थे यूडियोमेट्री के कैसे यूज करना है? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दूंगा अभी आप लोगों को ट्राई करने के लिए, तो आप लोग कर पाओगे? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं आपसे, बुकलेट से दूंगा। All right, ये वाला ट्राई करो। ये क्वेश्चन ट्राई करो।
ऑल राइट, थोड़ा डिफिकल्ट था बट आप लोगों ने ट्राई करा। सबसे पहले तो इसमें आपको यही देखना है कि CXHYOZ दैट विल बी योर हाइड्रोकार्बन, और नॉट हाइड्रोकार्बन, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका अभी मैंने बैलेंस्ड इक्वेशन आपको निकाल के बताया था। राइट, ये इसका बैलेंस्ड इक्वेशन रहेगा। राइट, वाटर को तो आप लिक्विड समझना, बाकी सबको गैशियस ही है। अब बोला जा रहा है इसका 10 ml was mixed up with 100 ml of O2 and exploded and then allowed to form water which condensed. ठीक है, अब the volume of the gas after explosion was 90 ml. अब हमको तो नहीं पता कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, क्या लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, बट अब इसमें मुझे अगर गैस वर्क ही करना है कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, राइट, तो मैं किसका ऊपर गैस वर्क मानूंगा? मैं मान लूंगा हाइड्रोकार्बन मान लो लिमिटिंग रिएजेंट है। अब हाइड्रोकार्बन अगर लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है, अगर मेरा गैस गड़बड़ हो जाएगा तो मेरी XYZ में से कोई भी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो मुझे रियलाइज हो जाएगा कि भाई गड़बड़ हो गया ये तो। ठीक है, तो ये अब मैंने अजम्पशन ही लिया, यहाँ पे मान लिया इसको, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो यहाँ पर ये कितना बचेगा? 100 माइनस 10 टाइम्स x प्लस वाई बाय 4 माइनस जेड बाय 2, ये 10x, और ये तो खैर लिक्विड बनेगा। तो अब एक इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक इक्वेशन तो हो जाएगी कि ये जो वॉल्यूम है ये 90 ml के बराबर है, राइट। वॉल्यूम आफ्टर एक्सप्लोजन दिया हुआ है आपको 100 माइनस 10 टाइम्स x प्लस वाई बाय 4 माइनस जेड बाय 2 प्लस 10x, इन दोनों का सम, दिस इज 90 ml। ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या रही? ये बोला जा रहा है कि QH सॉल्यूशन के थ्रू पास करने पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 20 ml वाज ऑब्जर्व्ड। कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होगा? CO2 के वॉल्यूम की वजह से, राइट। सो 20 ml इज द वॉल्यूम ऑफ CO2 व्हिच इज 10x। तो ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। और तीसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा? तीसरा इक्वेशन आएगा, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज 23, मतलब 23 into 2 मॉलिक्यूलर वेट रहेगा 46, which will be equal to what? 16z plus y plus 12x, राइट। ये फॉर्मूला से आ रहा है ना मॉलिक्यूलर वेट। तो ये तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल्स को आप सॉल्व करोगे तो आपको x, y और z मिल जाएगा। समझ में? हाँ बोलो सर। सर आपने अज्यूम क्यों किया, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट 10 ml होना चाहिए ना? नहीं, लिमिटिंग रिएजेंट हम कैसे डिसाइड करते हैं? मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट करके ना। यस सर। तो मुझे कोएफिशिएंट नहीं पता ना, तो मैं कैसे बोल दूं? ओके सर। बट इसमें लेने से मेरा XYZ का आंसर आ जाएगा। अगर मैं ऑक्सीजन को मान लेता ना लिमिटिंग, तो आप सॉल्व करोगे तो आपका XYZ में से कोई ना कोई वैल्यूज नेगेटिव आ जाएंगी। ठीक है, ऑल राइट।
ऑल राइट. सर आप थर्ड इक्वेशन एक बार बताओगे? ये तो मॉलिक्यूलर वेट वेपर डेंसिटी दिया हुआ है ना 23, तो ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट होता है, और इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? 12x plus y plus 16z. ओके सर, ओके, गॉट इट. ठीक है, समझ में आया बाकी लोगों को भी? यस सर, समझ गया. अच्छा, हाँ, इसमें वो N2 का जो मैंने लिखा था ना पॉइंट में, इट वाज बेसिकली दैट जब यू हैव सर्टेन क्वेश्चंस जिनमें से यू हैव अ मिक्सचर एंड उसमें N2 भी प्रेजेंट होगा, जैसे ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ यू अ क्वेश्चन ऑफ दैट नेचर. ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन है बुकलेट में, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, और भी जगह मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, समथिंग लाइक दिस. तो इसमें क्या है, मिक्सचर है CO का, CH4 का, N2 का. ठीक है, और इसको एक्सप्लोड किया जा रहा है ऑक्सीजन के साथ में. तो आप CO का कंबशन विद ऑक्सीजन लिखोगे, मीथेन का कंबशन विद ऑक्सीजन लिखोगे, बट N2 का मत लिखना. N2 का ओनली व्हेन इट इज रिटन जब क्वेश्चन में दिया हो, क्योंकि N2 का कंबशन रिक्वायर्स वेरी वेरी हाई टेम्परेचर्स लाइक 800 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस टेम्परेचर्स. ठीक है, सर हम्म. सर यहाँ पे तो लेकिन दिया है ना एक्सप्लोडेड विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो N2 के साथ भी लिखना पड़ेगा ना? हाँ, बट मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि N2 और O2 का कंबशन मत लिखो until and unless क्वेश्चन में दिया हुआ हो. इनसे कैसे देंगे? दिख देंगे कि N2 का कंबशन हो रहा है, एक्सप्लिसिटली बता देंगे, इक्वेशन भी बता देंगे कि N2 किस में जा रहा है. ओके सर. ठीक है, ऑलराइट. Then after this we came to KTG, kinetic theory of gases, and इसके पहले आप लोगों ने समझा कि assumptions of KTG है क्या, that what exactly is kinetic theory of gases, what is this model. सर हाँ, सर इसमें केटीजी की जितने भी assumptions लिए उनका यूज क्या है वो नहीं समझा मुझे. ओके, सो आपको बैकग्राउंड समझ में आया KTG है क्या? यस सर, वो समझा. तो अब अगर मुझे लाइक कोई मॉडल डेवलप करना है, तो उस मॉडल के लिए मुझे कुछ रूल्स, कुछ assumptions डिफाइन करने पड़ेंगे. यस सर. तो यहाँ पर मैंने बोला कि what we have to think of gases, we have to think of gases as particles, and these particles are moving randomly, colliding with each other as well as the walls of the vessel, right? And इनका behavior study करके मैं gases की properties बता सकता हूँ. इनका behavior मैं कैसे study कर रहा हूँ? Theoretically. ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप लगा दिया और मैं उससे देख रहा हूँ कि क्या चल रहा है अंदर. I have only just everything going inside my head. एंड उसके लिए फिर मैंने यहाँ पर assumptions define करे कि अगर ये rules obey हो रहे हो, ये assumptions obey हो रहे हो, तो फिर उससे हम predict कर सकते हैं कि इन gases के behavior कैसा रहेगा, इनमें number of collisions कितने हो रहे होंगे per second, या फिर कितना distance ये particle travel कर रहे होंगे between collisions, right? इनकी वजह से force कितना लग रहा होगा, all those things. ठीक है, अच्छा, स्ट्रेट लाइन मोशन किस वजह से? यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मोशन इसलिए लिया बिकॉज वी आर सेइंग दैट देयर इज नो फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. मतलब आप ऐसे इमेजिन करो ना, अगर यहाँ पर आप एक पार्टिकल को थ्रो कर रहे हो,
ठीक है। इनफैक्ट आप इस तरीके से इमेजिन करो, जो पूल की या बिलियर्ड्स की एक टेबल रहती है, उस पे आप इन बॉल्स को स्ट्राइक करते हो, तो ये बॉल्स कैसे मूव करती हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करती है ना, ठीक है। अच्छा, दे कैन ऑल्सो मूव इन कर्व if you give them the spin, but then there will be friction involved, ठीक है। assuming like ये एकदम ही like smooth surface होता तो आप कोई spin नहीं दे पाते, ठीक है। then all the motion would have been straight line only. so यहाँ पर because we are assuming that there is no external force, ठीक है, as well as there is no internal फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये अजम्पशन हमने हटा दिया है कि कोई फोर्स ही नहीं है इनके बीच में, ठीक है। ना ही मतलब कोई ऐसा बाहर से ग्रेविटेशन का फोर्स लग रहा है या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर these objects, these particles will continue to move in straight line motion only. सर मतलब अगर फोर्स होगा तो कैसे भी मूव करेंगे ना? हाँ, मतलब अगर let's say force होगा तो फिर you can't take this assumption. Then there could be, for example, मान लो ये ऐसे, आपने याद हो तो से अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का, तो उसमें ऐसा अल्फा पार्टिकल इस तरीके से भी डिफ्लेक्ट हो सकता है ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर what we are saying is for all practical purposes the motion is not under the influence of any external force nor under the influence of force between the molecules, and it is that's why considered to be straight line motion, ठीक है। देन ये और भी कुछ हमने assumptions दिए थे to help understand this kinetic theory of gases का model. Then आपको मैंने बताया था, आप लोगों को अगर टाइम मिला हो तो you could have gone through this derivation of how ideal gas equation was derived using KTG. सर आप ये लिंक सेंड कर सकते हैं? हाँ, मैं भेज देता हूँ ना। ठीक है, छोटा वीडियो नहीं है, बड़ा वीडियो है, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे का वीडियो है। इट्स एन एंटायर क्लास। तो उसमें लाइक बीच में देयर इज दिस पार्ट जहाँ पर डेरिवेशन ऑफ केटीजी इज डन, बट वो जस्ट इस पर्सपेक्टिव से है कि ठीक है, यू आर इंटरेस्टेड, यू आर क्यूरियस टू नो कि हाउ दिस मॉडल प्रूव्स आइडियल गैस लॉ, तो ठीक है। अदरवाइज एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो आपसे कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में यू वुडंट बी आस्क्ड टू थिंक अपॉन कि ये कैसे करा जा रहा है। सर हाँ, बोलो अमन। सर इन द assumption there is one point that there is no loss of energy and so सर ये हमने सिर्फ assume किया है ना, because reality में little bit energy loss तो हो गई momentum। हाँ, बट वो नेग्लिजिबल ही है, क्योंकि यहाँ पर जो ये सब इंटरेक्शंस होते हैं ना, ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होते हैं। लाइक इवन एक एटम वॉल के साथ में जब कोलाइड करता है ना, ठीक है, तो एटॉमिक लेवल पर व्हाट वी से इज दैट ये न्यूक्लियस और यहाँ पर जो वॉल के एटम का न्यूक्लियस है, राइट, दे आर रिपेलिंग ईच अदर, एंड उसकी वजह से यहाँ पर ये कोलिजन हुआ। तो उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और पोटेंशियल एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। दैट इज द काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव। गैसेस के लेवल पर इट इज अ फेयरली गुड अजम्पशन सो टू से, बट हाँ, अगर हम ऐसे लार्जर लेवल पे बात करते हैं तो आप एक बॉल दीवार पे मारते हो तो उसमें साउंड एनर्जी भी निकलती है,
हीट एनर्जी भी निकलती है, फ्रिक्शन भी होता है, तो वहां पर बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लॉस एविडेंट रहते हैं. बट यस, यू आर राइट, यहाँ पर टेक्निकली स्पीकिंग वी आर अज्यूमिंग ओनली, दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे अजम्पशंस बोल रहे हैं. सर ये लॉस ऑफ एनर्जी ये सब हम लोग रियल गैसेस में देखेंगे ना? नहीं नहीं, सो रियल गैसेस में आपको इन सब में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हम लोग रियल गैसेस को थोड़ा अलग तरीके से डील करेंगे, where we do not really try to unnecessarily increase complexities. We try to first develop ideal gas ka understanding and then understand real gases as a deviation over ideal gas behavior. ठीक है. ऑलराइट, अब यहाँ पर आप देखो, जैसा मैंने आपको बताया था वीडियो लेक्चर में भी, दैट हम लोग केटीजी के रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं व्हेन यू नो वर्किंग विद दिस थियरी, एंड एक एक करके हम रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे. सो आई थिंक लेक्चर नंबर 7 में यहीं से हम लोगों ने अपना डिस्कशन स्टार्ट किया था. यहाँ तक में किसी को कुछ डाउट है? एनीथिंग यू वांट टू आस्क एंड अंडरस्टैंड टिल लेक्चर 6? नो सर. ठीक है, देन लेक्चर 7 में हम लोग केटीजी की डिटेल्स में पहुंचते हैं, जहां पर वी एक्सप्लोर द रिजल्ट्स वन बाय वन. तो पहला रिजल्ट तो खैर आइडियल गैस इक्वेशन ही था. दूसरा रिजल्ट वाज दिस एवरेज काइनेटिक एनर्जी associated with the molecules. Now इसका डेरिवेशन एक्चुअली वो जो केटीजी का आइडियल गैस का डेरिवेशन है वहीं से आ जाता है, बट अगेन रिजल्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट. तो पहले आप रिजल्ट के ऊपर फोकस कर लो. इसमें पर मोल पर मॉलिक्यूल इसका ध्यान रखना, ठीक है. एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट दिस एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन ओनली. जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आई विल बी टॉकिंग अबाउट वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन आल्सो, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी आएगी. बट अभी के लिए जस्ट ट्रांसलेशनल मोशन वुड हैव बीन सफिशिएंट. देन वी टॉक अबाउट दिस मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड अगेन विदाउट गेटिंग इनटू द बैकग्राउंड ऑफ इट, दैट हाउ द theory of probability and KTG helps us in coming up to this speed distribution, we directly come to its key highlights, its key results, right? तो इसमें ये 3 पॉइंट आप लोगों को समझ में आए थे. These are crucial to get an overall perspective of what the speed distribution. So can you explain second point? हाँ, तो ये सेकंड पॉइंट यही बताना चाह रहा है कि मतलब अगर आपके पास एक गैस है जो कि स्टेडी स्टेट में है, स्टेडी स्टेट मतलब उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स ये सब चेंज नहीं हो रहा है विद टाइम, ठीक है, दे आर कांस्टेंट. तो फिर इस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा स्पीड का, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि सब मॉलिक्यूल्स का सेम स्पीड है, कोई स्लो होगा, कोई फास्ट होगा, राइट. बट जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, मतलब से अगर 5% मॉलिक्यूल स्लो हैं, 10% सुपर फास्ट हैं, तो ये जो 5% 10% रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट ओनली. लाइक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का स्पीड चेंज हो जाएगा. मतलब मान लो एक धीमे आ रहा हुआ जा रहा था ये मॉलिक्यूल, और अचानक से उसको एक तेज आता हुआ मॉलिक्यूल टक्कर मार देगा, और क्योंकि आइडेंटिकल मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, तो बाय न्यूटन्स लॉज अब ये फास्ट हो जाएगा और ये स्लो हो जाएगा, ठीक है, राइट. वो रहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, आप निकालोगे बाद में, आपको फिजिक्स में कराएंगे भी सही. तो क्या होगा इंडिविजुअल लेवल पर,
राइट। एक मॉलिक्यूल की स्पीड फास्ट हो गई, एक की स्लो हो गई, और वो चेंज भी हो सकती है, बट जो डिस्ट्रीब्यूशन है ओवरऑल, लाइक वी से 5% स्लो है, 10% सुपर फास्ट है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन मोर और लेस अनचेंज्ड ही रहता है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, देन अब हम ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो इसका ये मैथमेटिकल डेरिवेशन आता है, ठीक है, मतलब कहीं से डिराइव होके आ रहा है अपने लिए। इट इज लाइक गिवन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि यहाँ पर we have this information that is okay, these are the this is the equation that was derived to help us understand the distribution of speed of molecules. कैसे derive हुआ वो तो नहीं समझ में आया, बट इस एक्सप्रेशन का मतलब, इस एक्सप्रेशन के टर्म्स हमको अच्छे से जरूर समझ में आने चाहिए। ठीक है, that what dn represents, right, what dn by n represents, molecular weight, gas constant, temperature, speed, du, ये सब भी समझ में आना चाहिए, right? dn क्या represent करता है? It represents the number of molecules having speed between u and u plus du. dn by n क्या represent करता है? Fraction of molecules having speed between u and u plus du, right? Now du is that small interval of speed. ठीक है, सो ये नोटिस करना, ये इसके पीछे की मैथ्स कुछ इस तरीके से है that it is based on the concept of probability. ठीक है, तो इसके पीछे की जो मैथ्स है, ठीक है, उसका ही ये फीचर है that if you ask me कि एक सैंपल के अंदर how many molecules possess the speed of 100 meter per second exactly, if you ask me that how many molecules possess the speed of 100 meter per second exactly, तो I would say कि नहीं आता। ठीक है, but if you ask me how many molecules possess a speed around 100 meter per second, ठीक है, with an interval of say plus minus 0.0001 meter per second, तो मैं आपको बता सकता हूँ, तो I can do the math for you। ठीक है, अब इसमें क्योंकि इंटरवल इतना छोटा है कि इट इज एज गुड एज सेइंग कि 100 मीटर पर सेकेंड और एग्जैक्टली 100 मीटर पर सेकेंड में इतना खास अंतर नहीं आएगा, तो वी आर फाइन विद इट। ठीक है, वी आर ओके विद इट, राइट। जैसे आपको याद हो कि जब आप लोगों ने इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा था, राइट, सो आपने इंटीग्रेशन कैसा पढ़ा था, दैट इंटीग्रेशन इज द एरिया अंडर द ग्राफ, और वो एरिया कैसे निकाला जाता है, ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स का एरिया एडअप कर करके, और वो रेक्टेंगल्स का एरिया एडअप करने में क्या होता है, छोटा सा एरर रह जाता है, राइट, और जितना छोटा आपका थिकनेस होगा रेक्टेंगल का, उतना ही कम वो एरर रहेगा, राइट। सो दिस इज द, you can say, mathematical aspect. सर बट एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल में ये बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है ना, लाइक बिकॉज बहुत छोटे वैल्यूज भी डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं कभी कभी। हाँ, सो यहाँ पर अब आप नोटिस करना, जैसे मैं आपको फ्रैक्शन, इसीलिए हम लोग क्या फ्रैक्शन के टर्म्स में ज्यादा बात करते हैं, ठीक है, rather than talking in terms of number। ओके सर। क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, 10 की पावर 23 के ऑर्डर के हैं, तो Yes, उसमें sir. मैं 0.0001 भी मल्टीप्लाई करूंगा तो भी एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो दैट इज व्हाई मेनी टाइम्स द डिस्कशन इज नॉट डन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बट रादर फ्रैक्शन।
ताकि Okay, sir. this small du is taken care of. Okay. Thank you, sir. All right. सर हाँ बोलो अमन. सर ये इक्वेशन से कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आ सकते ना? नहीं मतलब आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप ये इक्वेशन याद करके बैठो. ठीक है. अगर आया भी सही तो वो पैसेज के फॉर्म में एग्जाम में लिख के आएगा. ठीक है. अदरवाइज ओके सर. ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि इसको याद करके बैठे हुए हो आप. ठीक है. ऑल राइट. अब आप नोटिस करो इस इक्वेशन का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट. ये मैंने आपको बताया था कि इसको मैथमेटिकली तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये इंटीग्रेशन वगैरह हमको आता ही नहीं है. ठीक है. जैसे इससे अगर पूछा जाए कि एक सैंपल है आपके सामने, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स की स्पीड 100 एंड 101 मीटर पर सेकंड के सामने रहेगी, तो आप इस तरीके से इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे. ठीक है. थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेट वगैरह करके फिर भी आप आंसर देने की कोशिश करोगे, बट इट वुडंट बी आस्क्ड फ्रॉम यू क्योंकि ये इंटीग्रेशन आपके बस का नहीं है. टू डिफिकल्ट टू सॉल्व. So you don't need to worry about the mathematical calculation about it, but yes, you should be able to get the or remember the results that come out of it. तो इसमें से कुछ important results जो आते हैं mean speed के, root mean square speed के, most probable speed के, right? ये क्या क्या होते हैं इनके बारे में मैंने आपको बताया है कि इनको कैसे समझना होता है. ठीक है. हाँ, मीडियन की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पर. मीडियन का इतना कुछ काम नहीं आएगा बिकॉज मीडियन क्या होता था? मीडियन इज दैट वैल्यू दैट स्प्लिट्स द सैंपल बिटवीन टू पार्ट्स. मतलब यू आर लाइक कि हम वो स्पीड ढूंढना चाहेंगे जिसपे ये फ्रैक्शन बेसिकली हाफ आ जाए. ठीक है. बट उसका कुछ खास इतना मीनिंग नहीं था, इसके लिए उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता. ठीक है. जस्ट मीन, मोड एंड आरएमएस ये आपसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि इनका रिजल्ट आप ध्यान रखोगे. अच्छा, अब इसमें आफ्टर इवन रिमेम्बरिंग दीज रिजल्ट्स, राइट, आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें आपने ये देखा होगा, पढ़ा होगा दैट इट रिक्वायर्स यू टू ensure that you have taken care of SI units, right? जैसे यहाँ पर in this question, a simple question like this, जो ये molecular weight रहता था, इसमें you had to put in the data in SI units only, kg per mole में. SI units में आप वर्क करोगे तभी आपका आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा ना. लाइक आपको कंसिस्टेंटली ये आर भी SI यूनिट में डालना पड़ेगा, टेम्परेचर भी SI यूनिट में डालना पड़ेगा. ठीक है. सर नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ग्राम पर सीसी का कन्वर्जन एक बार बता देंगे आप? ग्राम पर सीसी, अरे बहुत आसान है ना. ग्राम क्या होगा? लाइक इसको एज इट इज रहने दो, 0.409, ये तो एज इट इज रह गया यहाँ पे, है ना. अब ग्राम क्या होता है? 10⁻³ kg. और सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है? 10⁻⁶ मीटर क्यूब. तो ये आ गया ना, 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.09 kg per मीटर क्यूब हो गया.
समझ में आया? यस सर, समझ गया। ठीक है। ऑलराइट, तो इसमें अब आप आगे देखोगे इसी तरीके के क्वेश्चंस थे। फिर ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन आता है ऑफ द स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, दिस वाज इम्पोर्टेंट। तो हम मैथमेटिकली तो इंटीग्रेशन वगैरह नहीं कर पाएंगे, बट हाँ इसको ग्राफिकली कैसे प्लॉट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो उसका थोड़ा मैंने बिल्टअप आपको समझाया था एंड बताया था वाई एक्सेस पे क्या रखते हैं, एक्स एक्सेस पे क्या रखते हैं, such that area under the graph gives us the fraction of molecules having the speed between u and u plus du, right? area, हाँ सर ये बेल शेप्ड ग्राफ है ना? राइट राइट। सर सेकंड पॉइंट एक्सिस को टच नहीं करता क्या? नहीं, दिस इज लाइक अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो बट नॉट टचिंग इट। तो सर हम लोग हाई स्पीड कैसे मतलब पता लगा सकते हो? तो एक्सिस को टच ही नहीं करेगा ना, जीरो होगा ही नहीं कभी। हाँ, तो थियोरेटिकली मतलब इट इज सेइंग कि लाइक इनफाइनाइट स्पीड है, बट ये ग्राफ ऑलमोस्ट मतलब अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, मतलब ये इतना पास हो जाएगा कि लाइक आपको पता ही नहीं पड़ेगा, लाइक यू कांट फिगर आउट द डिफरेंस। ओके सर। ठीक है, हाँ नहीं वो है पॉइंट आपका कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बट वो वहां तक जाएगा ही नहीं, लाइक स्पीड्स ऑफ 1000 2000 के बाद में ग्राफ इतना क्लोज हो जाएगा। Sir, हाँ, so can the atoms have zero velocity, zero speed? like again when we say zero, it is like very close to zero, that's what we are trying to say. Okay, so means this graph will also not exactly start from zero, na? हाँ, you can say approaching zero, but for all calculations perspective it's okay. Okay, sir. देन इस ग्राफ को रीड कैसे करते हैं वो भी आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा। सर ग्राफ रीडिंग पे बता दो ना, समझ में नहीं आता अच्छे तरीके से। हाँ मतलब जैसे ही अपन ने ये पढ़ा था ना कि व्हाट डज दिस थिन स्ट्रिप रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट्स राइट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन u and u plus du। तो अगर u1 और u2 इंटरवल के बीच का एरिया निकालूंगा, दैट विल रिप्रेजेंट, दैट एरिया विल रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन u1 and u2, राइट? यस सर। तो उसी तरीके से हम लोग इसमें भी आगे बढ़ेंगे। अगर 0 से u1 के बीच का इंटरवल शेड करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस रिप्रेजेंट्स द fraction of molecules having speed between 0 and u1, or you can simply say less than u1. सर ये जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो भी प्रोबेबिलिटी रहेगा ना? मतलब सर बिटवीन फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब वैसा प्रोबेबिलिटी हुआ ना एक तरह से। नहीं प्रोबेबिलिटी नहीं, मतलब लाइक वी आर using the theory of probability to formulate these equations, and इससे जब हम कैलकुलेशन करके निकाल रहे हैं, ठीक है, that this area is giving us the fraction of molecules, so that answer has a really good you can say accuracy. ऐसा नहीं है कि वो बस एक गैस वर्क हो गया, मतलब अगर आप ऐसा सोचना चाह रहे हो तो सर वो वैल्यू आएगा मतलब एक्यूरेट एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। हाँ उसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी होगी, एग्जैक्ट तो नहीं बोलेंगे हम लोग, बट यस उसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी होगी।
ओके सर। ठीक है, तो इस तरीके से द टोटल एरिया अंडर द ग्राफ is definitely we say it is 1 if we have this 1 by n versus dn by du versus u का graph, right? Reason being that 0 से infinity के बीच में सारे molecules रहेंगे, तो fraction of molecules will become 1, है ना? ये हम लोगों ने इंटरप्रेट करना सीखा था डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स को। देन जो हमने स्टैटिस्टिकल मेजर्स निकाले थे स्पीड के, वो ग्राफ पे कहाँ पर कैसे दिखते हैं, उनका एक सब्जेक्टिव आइडिया हमने लिया था। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट आप लोगों ने देखा था। ऑल राइट, सर आप लास्ट वाला पार्ट एक बार वापस बता सकते हैं? नहीं ये तो जस्ट जो अपन ने यू एमपीएस, यू एवरेज, यू आरएमएस निकाले थे, वो एक ग्राफ पे कहाँ पे दिखते हैं, तो ये एमपीएस तो मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग रहेगा। डेफिनेशन ही यही है ना इसका, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो द स्पीड जिस पर मैक्सिमम नंबर या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, जैसे ये स्पीड पर कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द थिन स्ट्रिप का एरिया अराउंड इट। तो ये स्ट्रिप्स अगर मैं ऐसे लेता रहूंगा थिन स्ट्रिप्स, तो कहां पर ये थिन स्ट्रिप सबसे ज्यादा एरिया की? थर्ड वन। मैक्सिमा पर। हाँ मतलब इनमें तो थर्ड वाले पर, बट ओवरऑल इस सब में ये जहाँ पे मैक्सिमा होगा इस ग्राफ का, तो वो जो स्पीड रहेगी वो मेरी यूएमपीएस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड रहेगी। ठीक है, बाकी फिर एवरेज और आरएमएस आप निकालते हो तो इससे ज्यादा रहती है, एंड उन पे आप प्लॉट करोगे तो फ्रैक्शन थोड़ा कम कम ही आता है। लाइक जो फ्रैक्शन रहेगा यूएमपीएस पे सबसे ज्यादा रहेगा, यू एवरेज का उससे कम, यू आरएमएस का उससे थोड़ा और कम रहता है। ओके सर, थैंक यू। ओके, अच्छा, अब इसके अलावा एनी अदर कॉन्सेप्चुअल डाउट यू हैव? सर मींस आई डोंट हैव अ कॉन्सेप्चुअल डाउट, बट सर हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें लेक्चर 10 शो नहीं कर रहा है। नहीं, तो लेक्चर 10 एक्चुअली डाउट डिस्कशन ही था, ये था ना ओके सर, ओके। एक्चुअली, और अब था ये यहाँ पे मैंने दिखाया ना, ये तो लेक्चर 8 हो गया, ये लेक्चर डाउट डिस्कशन था, ये लेक्चर 9 हो गया, और फिर ये जस्ट एमटी के पहला वाला लेक्चर होगा आई थिंक। कब था? 5 नवंबर। हाँ, तो ये रिवीजन हो गया एक तरीके से, एमटी के पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वगैरह का रिवीजन कराया था, उसमें गैस स्टेट नहीं पढ़ा था हमने। ओके सर, ओके। ठीक है, इसके लिए वो वैसा है। ऑल राइट, नाउ कमिंग टू द बुकलेट डाउट्स, आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें? तो इनमें से आप मुझे क्वेश्चन नंबर सजेस्ट करो और हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप लोग भाई? सर मैंने नहीं किया, मैं अपना डाउट लेक्चर है ना सर, उसमें पूछ लूंगा, तब तक मेरा हो जाएगा सर। अच्छा, ओके, 56th क्वेश्चन एक पूछा है तन मैंने, और बताओ।
53 और 65 and 48. ठीक है, चलो इतना तो करते हैं, फिर इसमें से और कंटिन्यू करते रहेंगे। राइट, कहाँ गया FBO? सबसे पहले 48. ओके, 48 में the temperature at which H2 has the same RMS speed as that of O2 at NTP. तो इसमें just रूट T/m बराबर करना है, क्योंकि दोनों का RMS ही बोला जा रहा है। राइट, तो यहाँ पर टेम्परेचर T रखो और मॉलिक्यूलर वेट इसका H2 का 2 रहेगा, एंड O2 के लिए दिस इज 273 केल्विन, एंड ये 32 रहेगा। तो ये टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 1/4 टाइम्स 273 आ रहा है, नहीं 1/4 नहीं, इनफैक्ट सॉरी माय बैड, 1/16 टाइम्स 273 आ रहा है। ठीक है, 53rd क्वेश्चन में, 53rd क्वेश्चन ना थोड़ा सा लैंग्वेज और बेटर करके बोला जा सकता था। इसमें एक्चुअली वन constraint that came was that temperature is increased, pressure, volume is increased in सब में, while other parameters are kept constant। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में रहता तो बेटर रहता। राइट, सो यहाँ पर आप वॉल्यूम इंक्रीज कर दो, ठीक है, तो उससे नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, मतलब इनफैक्ट क्या बोलूं मैं, मतलब इसमें ना मतलब थोड़ा एक तरीके से लैंग्वेज ही गड़बड़ है। टेम्परेचर इंक्रीज तो आपको समझ में आ जाएगा कि, अच्छा आपने, ओ माय बैड, अच्छा आपने तो वीडियो लेक्चर 8 अभी देखा ही नहीं होगा ना, ये तो वीडियो लेक्चर 8 में कवर हो रहा है, इसीलिए तो डाउट नहीं है आपका हमें। आपने वीडियो लेक्चर 8 देखा है क्या? Hello. हाँ मैं, Yeah, I haven't seen, sir. अच्छा अच्छा, क्योंकि उसमें एक्चुअली ये लाइक जो कर्व है ना, टेम्परेचर शिफ्ट होने पे कैसे शिफ्ट होगा उसके बारे में बात करी जा रही है। तो माय बैड, ये थोड़ा सा देन उस कॉन्टेक्स्ट में ये थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया था क्वेश्चन। नॉट टू बी डन विद लेक्चर 6 and 7, लेक्चर 8 के साथ ये आप कर पाओगे। एंड उसमें भी अब यहाँ पर इन दोनों ऑप्शंस में यही मान के चलना दैट बी और सी में इम्प्लिसिट ये चीज बताई हुई है कि टेम्परेचर कांस्टेंट करके इन्होंने प्रेशर वॉल्यूम को चेंज करा है, तो फिर आप आंसर कर पाओगे। Okay, sir. ठीक है, अच्छा देन
56 and 65. 56 में कैसे करोगे? 56 would be, हाँ ये easy है, मतलब थोड़ा सा आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है. So UMPS of H2 will be what? √2R into T plus 273, right? क्योंकि T है डिग्री सेंटीग्रेड में, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इसका 2 है, ठीक है. एंड डिसोसिएट हो जाते हैं और अब आपसे RMS स्पीड पूछिए H एटम्स की. तो ये √3R इंटू टेम्परेचर 2T प्लस 273 डिग्री सेंटीग्रेड में एक और 273 ऐड करेंगे तो ये केल्विन में आ जाएगा. एंड मॉलिक्यूलर वेट भी यहाँ पर अब चेंज हो जाएगा ना, बिकॉज दीज आर नॉट मॉलिक्यूल्स नाउ, दे आर जस्ट एटम्स. तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 1 ले लेना और अब इनका रेशियो लो आप. इसको V0 बोल रहे हैं और इसको क्वेश्चन मार्क बोल रहे हैं. अब रेशियो लोगे तो चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. Then 65th question. 65th में क्या पूछना जा रहा है? एक मिनट. The higher the temperature of a gas at constant volume, greater is the pressure. Okay. Then which of the following kinetic model of this principle is not correct? Molecules move faster at higher temperatures. Correct. The number of molecular impacts per unit area decrease at a higher temperature. नहीं, increase हो जाएंगे ना, मतलब molecules fast move करेंगे तो collisions भी और हो जाएंगे ना. collisions और होंगे तभी तो यहाँ पे like pressure भी बढ़ेगा. The average kinetic energy of molecules is greater at a higher temperature. ये तो right directly proportional है. Average momentum and rate of molecular collisions दोनों increase करते हैं. Correct. ये भी √T के प्रोपोर्शनल रहता है और ये भी √T के प्रोपोर्शनल रहता है. ठीक है. ये आगे मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, वीडियो लेक्चर 8 में आप देखोगे तो दोनों मल्टीप्लाई होकर T की प्रोपोर्शनलिटी दे देते हैं एंड देन वी से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है. बट ये आगे आने वाले अगले लेक्चर में आ जाएगा. बट एनीवेज यू कुड हैव गेस्ड दैट मोमेंटम as well as rate of molecular collisions, ये में भी आप अभी नहीं ऑब्जर्व करना, बट अगले लेक्चर में आपको बताएंगे collision frequencies and all. ठीक है. और कोई डाउट? Any other question in the FBO part? In the FBS part आप लोग होमवर्क नहीं करोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा. प्लीज मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दीज क्वेश्चंस साइमल्टेनियसली, अदरवाइज दिक्कत आएगी आप लोगों को. मौसमी, हैव यू डन द होमवर्क? मौसमी, आप सुन सकते हो मुझे? डोंट बी नर्वस, लाइक इट्स जस्ट दैट आपका नाम सबसे ऊपर फीचर कर रहा है तो आई पिक्ड यू एज द पर्सन टू आस्क. बट लाइक ऑन अ सिंसियर नोट, प्लीज मेक श्योर दैट आप ये क्वेश्चन साथ में करो, तभी आप लोग गैसियस स्टेट का कवर अप कर पाओगे. अदरवाइज फिर ये लाइक फॉरएवर वीक टॉपिक ही रह जाएगा आपके लिए. ठीक है. यूडियोमेट्री का, हाँ मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस दिया नहीं था होमवर्क में एज सच, बिकॉज यूडियोमेट्री थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है खुद से ट्राई करने के लिए.
आप लोग करोगे तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी, बट हाँ इफ़ यू हैव गॉट इनफ कॉन्फिडेंस तो आप एक बार ट्राई करो उसके क्वेश्चंस, उनमें से कुछ अगर नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। बट स्टार्टिंग में नहीं देता मैं इसलिए क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी तो है वो क्वेश्चंस। और बताओ गाइस, एनी अदर डाउट्स यू हैव, एनी अदर क्वेश्चन? साहिल ने तो बोल दिया कि उसने करा नहीं, बाकी लोगों का क्या है सीन? शेखर? कहाँ गया ये शेखर? तुम अब तो डाउट पूछते नहीं हो, पहले तो फिर भी तुम्हारे कुछ डाउट्स वगैरह आते थे। ऐसे ही बैठे हुए ये भी। ऑल राइट, क्या कह रहे हो तन्मय, तुम्हें एटकिंस ऑर्डर करना है? एटकिंस का तो सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा ऑनलाइन, तुम एटकिंस हार्ड कॉपी क्यों ऑर्डर कर रहे हो? थोड़ा थोड़ा ही काम आएगा वो, मतलब ऐसा नहीं दैट यू नीड टू रियली गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। हाँ हाँ, थ्योरी के लिए डेफिनेटली पढ़ सकते हो, बट सॉफ्ट कॉपी देख लो, नो नीड टू ऑर्डर इट, मिल जाएगा सॉफ्ट कॉपी आपको इजीली, पायरेटेड वर्जन। मेरे पास शायद होगा, एक बार तुम पिंग करना मुझे व्हाट्सएप पर। फोन पे नहीं होगा वो, लैपटॉप में देखना पड़ेगा। All right, so guys, please do attempt these questions that I have asked you. ठीक है, मेक श्योर आप इनसे डाउट्स पूछते हो, तभी आपके लिए ये कवर अप सेशंस यूजफुल रहेंगे। सर बोलो साहिब। सर मैं ये होमवर्क तो कर लूंगा, बट उसका आपने केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड पैरामीटर सिखाए थे ना जो, मतलब थोड़ी डिफिकल्टी आ रही थी क्वेश्चन सॉल्व करने में, मतलब ऐसा आपके पास कोई डीपीपी रहेगा उस पे, उसके बेस पे तो आप भेज सकते हैं क्या? भेजा ना इस बार एक ही डीपीपी भेजा था, उसमें 8 क्वेश्चंस थे बस। हाँ, और भी आएंगे, अभी करेंगे, और भी प्रैक्टिस के लिए दूंगा मैं। नहीं सर, सारे टॉपिक्स अच्छे चल रहे थे, खाली उसमें बॉन्ड पैरामीटर्स में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। बताना ना मेरे साथ कहाँ बैठना है, ओके सर। इसमें समझ आएगा तुमको अप्रोच कैसे लेना है। ठीक है, ऑल राइट देन, इन केस इफ यू डोंट हैव एनी अदर डाउट्स तो फिर हम लोग ये सेशन क्लोज कर सकते हैं गाइस, बट आई एम नॉट यू कैन से हैप्पी विद द फैक्ट दैट आप लोग डाउट्स इतने कम पूछ रहे हो, बिकॉज आई डोंट थिंक कि आपके इतने कम डाउट्स होने चाहिए थे इन दिस होमवर्क। आपको थोड़े तो और क्वेश्चंस में डाउट्स आने चाहिए थे, तो ऑनेस्टली आई कैन मेक आउट दैट लॉट ऑफ यू, or in fact many of you have not attempted these questions. ठीक है, make sure that you take out time and work on it. सर टाइम मैनेजमेंट ही नहीं होता है ना सर।
डबल डबल ट्रैक चालू है सर, ऊपर से केमिस्ट्री का एक और चैप्टर। हाँ, सो ये तो था ही सही ना, इसलिए मैंने बोला था कि ये डिफिकल्ट तो पड़ेगा ही सही, बट इसके लिए हफ्ते बाय हफ्ते के टारगेट है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही पड़ेगा, वो तो है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बाद में पूछोगे तो मैं मना कर दूंगा मतलब ऑफ कोर्स आई विल बी टेलिंग यू, बट साथ साथ में कर लोगे दैट विल बी बेटर। ठीक है, चलो, all right then, let's close today's session and I think we have a session again tomorrow, but वो तो बॉन्डिंग का है। ठीक है, बीच में एक और डाउट सेशन रहेगा तो उस टाइम पे भी आप लोग पूछ सकते हो। इस बार के आई थिंक केमिकल बॉन्डिंग के डाउट्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस दिए नहीं है होमवर्क में, तो अगर आपके रहेंगे गैसियस स्टेट के डाउट्स तो आप उस फ्राइडे वाले सेशन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. यस सर, बाय सर, थैंक यू। all right then, take care guys, good night। Bye, sir.